गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने WBC, टाइप ऑफ WBC, प्लेटलेट, फंक्शन ऑफ ब्लड का अध्ययन किया। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप। देखो, बोर्ड की एग्ज़ाम के अलावा ये आज का जो टॉपिक है, राजस्थान में होने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, अन्य भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो फ़ोन करके या कॉन्टैक्ट नंबर से या कैसे भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है ब्लड ग्रुप। देखो, इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी का रुधिर एक दूसरे के समान नहीं होता, बल्कि एक दूसरे से कुछ भिन्नता लिया भी होता है। हमारे रक्त की RBC पर एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं। और एंटीजन के आधार पर रुधिर समूह को विभिन्न भागों में बांटा जाता है, विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। ध्यान से देखना। और हमारे रक्त में एंटीजन के दो तंत्र पाए जाते हैं, दो समूह पाए जाते हैं, जिन्हें ABO तंत्र, ABO सिस्टम और RH सिस्टम कहा जाता है। एंटीजन के कितने समूह पाए जाते हैं रुधिर में? दो, जिन्हें क्रमशः ABO सिस्टम, RH सिस्टम कहा जाता है। देखो, एंटीजन क्या चीज़ है, पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एंटीजन क्या चीज़ है? वे यौगिक, वे पदार्थ, वे यौगिक, वे पदार्थ जो एंटीबॉडी निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। किसके निर्माण की प्रक्रिया को? एंटीबॉडी, एग्लूटिनिन कह सकते हो आप, कि निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? एंटीजन कहलाते हैं। तो एंटीजन के कितने समूह बता दिए? दो समूह, ABO सिस्टम और RH सिस्टम। सबसे पहले हम ABO सिस्टम का अध्ययन करते हैं। ABO तंत्र क्या है? देखो, ABO सिस्टम सन 1900 में, कब की बात है? सन 1900 की बात है। वैज्ञानिक था कार्ल लैंडस्टीनर। ध्यान से देखना, सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO तंत्र की खोज की थी। तो सर्वप्रथम ABO तंत्र के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक हो गया अपना कार्ल लैंडस्टीनर। देख, ABO तंत्र में क्या बताया गया कि RBC पर दो विशिष्ट प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन पाए जाते हैं जिन्हें एंटीजन A व एंटीजन B कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिजन A तथा प्रतिजन B कहा जाता है। और उनको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। इसके अलावा इसकी प्लाज्मा में इसके विपरीत दो एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है, जिन्हें स्मॉल लेटर A और B से दर्शाया जाता है। तो देखो, RBC में दो एंटीजन हैं, एंटीजन A और एंटीजन B, और इसकी प्लाज्मा में दो एंटीबॉडी पाई जाती हैं, प्रतिरक्षी पाई जाती हैं, जिन्हें स्मॉल A स्मॉल B से प्रदर्शित किया जाता, दर्शाया जाता है। अब मनुष्य में एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर रुधिर वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है। रुधिर वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। इस टॉपिक को देखो हम एक सारणी के माध्यम से समझते हैं। ब्लड ग्रुप, सारणी का पहला पॉइंट हो जाएगा ब्लड ग्रुप। फिर देखो किस प्रकार का एंटीजन है, फिर किस प्रकार की एंटीबॉडी है, किसको रुधिर दे सकता है, किसको रुधिर दे सकता है, किससे रुधिर ले सकता है, और भारत में प्रतिशत संख्या कि भारत में कितने प्रतिशत लोग इन ब्लड ग्रुप के पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रुधिर वर्ग A की, ब्लड ग्रुप A की। देखो, A में एंटीजन A पाया जाता है। कौन सा एंटीजन पाया जाता है? A एंटीजन, जिसे कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। एंटीबॉडी स्मॉल B, एंटीबॉडी क्या है? स्मॉल B। किसको रुधिर दे सकता है? तो ध्यान से देखेंगे, A रुधिर वाला व्यक्ति A वाले को रुधिर दे सकता है, और किसको दे सकता है? AB वाले को रुधिर दे सकता है। किससे रुधिर ले सकता है? ये A से ले सकता है, और किससे ले सकता है? O से ले सकता है। भारत में रुधिर A वर्ग वाले व्यक्तियों की संख्या 23.5% पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ कि A रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों की संख्या भारत में कितनी है? 23.5%।
अब देखो हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। तो एंटीजन इसमें पाया जाएगा बी, एंटीबॉडी स्मॉल ए, और किसको रुधिर दे सकता है, किसकी बात कर रहे हैं, बी की, तो ये बी को दे सकता है, इसके अलावा किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। किससे ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। भारत में प्रतिशत मात्रा 34.5%, यानी रुधिर वर्ग बी वाले व्यक्तियों की संख्या भारत में कितनी पाई जाती है, 34.5% पाई जाती है। फिर देखो हम बात करते हैं ए बी रुधिर वर्ग। तो देखो ए बी रुधिर वर्ग में बात करें एंटीजन की, ए व बी दोनों पाए जाते हैं, ए व बी दोनों पाए जाते हैं। एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ये किसको रुधिर दे सकता है, तो देखो ए बी जो है वो ए बी को ही रुधिर दे सकता है। किसको दे सकता है, ए बी को रुधिर दे सकता है। किस से ले सकता है, ये ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। भारत में इसकी संख्या 7.5% होती है। भारत में कितनी, इसकी संख्या कितनी है, 7.5। अब हम चौथे रुधिर वर्ग की बात करते हैं, जो कौन सा अपना रुधिर वर्ग ओ। देखो ओ में एंटीजन, किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी ए व बी दोनों पाई जाती है। फिर देखो किसको रुधिर दे सकता है, तो ये ए को दे सकता है, ये बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और किसको दे सकता है, ओ को दे सकते हैं। रुधिर किससे ले सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है। और इसकी संख्या भी भारत में 34.5% पाई जाती है। किसके समान, रुधिर वर्ग बी के समान। तो इस प्रकार से एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर मनुष्य में रुधिर वर्ग को 4 भागों में बांटा गया। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग ओ। अब काम की बात देखो, ये जो ए बी रुधिर वर्ग है इसे सर्वग्राही कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। आप सारणी में दे सकते हैं, मैंने लिखा किससे ले सकता है, ए बी ओ। क्यों ले सकता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है, तो हमारा उत्तर होगा ए बी रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अतः सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति, ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर डोनेट कर सकते हैं, रुधिर दे सकते हैं। अब मैं बात करूं रुधिर वर्ग ओ की, तो देखो सर्वदाता, सर्व यानी सभी को या सभी में, दाता का मतलब देने वाला, ये सभी को रुधिर दे सकता है। और आप सारणी में देख सकते हैं ए बी ओ किसको रुधिर दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, प्रतिजन नहीं पाया जाता है, अतः ये सभी को रुधिर दे सकता है। तो प्रश्न 2 बन गए। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है, तो ए बी। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। देखो किसी व्यक्ति को, माना कोई व्यक्ति है, एम कोई व्यक्ति है, इसका रुधिर वर्ग ए है, इसका रुधिर वर्ग क्या है, ए है। इसको बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का रुधिर चढ़ाया जाता है या रुधिर दिया जाता है। तो देखो किसी व्यक्ति को उससे भिन्न रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का रुधिर दिए जाने पर क्या होता है, ध्यान से देखना, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण उस व्यक्ति की आरबीसी का गुच्छा बन जाता है। आरबीसी का क्या बन जाता है, गुच्छा बन जाता है। आरबीसी एक झुंड बना लेती है, गुच्छा बना लेती है, आरबीसी का क्लॉट हो जाता है, और जिससे उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु। कंडीशन कब है, जब देखो किसी व्यक्ति को उससे भिन्न रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का रुधिर चढ़ाया जाता है या दिया जाता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण आरबीसी का गुच्छा बन जाता है और व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ध्यान से देखना, आरबीसी का गुच्छा बनने की जो विधि है या प्रक्रिया है उसे एग्लूटिनेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है, एग्लूटिनेशन कहा जाता है, या आप कह सकते हो इसको आश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, आश्लेषण या समूहन। देखो समूहन, ग्रुप बनाना, ग्रुप बन जाता है, तो गुच्छा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आश्लेषण या एग्लूटिनेशन या समूहन कहलाती है। कब, जब एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो जाए
आरबीसी का क्या बन जाता है, गुच्छा बने जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। अब देखो हम बात करते हैं रुधिर वर्ग की वंशागति। ध्यान से देखना टॉपिक को। रुधिर वर्ग की वंशागति कि रुधिर वर्ग की वंशागति किस प्रकार से होती है। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। देखो एक वैज्ञानिक था बर्नस्टीन, वैज्ञानिक का नाम देखना, बर्नस्टीन ने 1924 और 1925 में एक बात बताई। बर्नस्टीन 1924 और 1925 में इन्होंने एक बात बताई और वो बात क्या थी कि रुधिर वर्ग ABO, ध्यान से देखना, रुधिर वर्ग ABO मनुष्य का आनुवंशिक लक्षण है, मनुष्य का आनुवंशिक लक्षण है, यानी जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। किस प्रकार से, और देखो इसमें प्रतिजन या आप कह सकते हो एंटीजन ए को बनाने वाले या निर्धारित करने वाले जीन का निरूपण अल्फा ए है। तो देखो इन्होंने क्या बताया कि ABO मनुष्य का आनुवंशिक लक्षण है जो एक विशेष जीन के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो प्रतिजन A के निर्माण के लिए अल्फा A जीन निर्धारित है और प्रतिजन B के लिए अल्फा B है और प्रतिजन O के लिए अल्फा O है, जहां अल्फा A और अल्फा B दोनों अल्फा O पर प्रबल हैं। देखो मेंडल की वंशागति के 3 नियम पढ़े थे हमने, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम। प्रभाविता के नियम में हमने एक बात सीखी कि वे लक्षण जो अपना प्रभाव दिखाते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। किसमें, वे लक्षण जो F1PD में अपना प्रभाव दिखाते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और वे लक्षण जो F1PD में अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो A और B ये दोनों किस पर प्रभावी है, यानी अल्फा O पर प्रभावी है, अर्थात इसकी जो अभिव्यक्ति है उसको संमित करेंगे, उसको रोकने का काम करेंगे और यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाने का काम करेंगे। तो ये इसकी वंशागति हुई। किसकी, रुधिर वर्ग की वंशागति। किसके अनुसार, बर्नस्टीन के अनुसार। इन्होंने बताया ABO मनुष्य का आनुवंशिक लक्षण है, रुधिर वर्ग मनुष्य का आनुवंशिक लक्षण है जो एक विशेष जीन के द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रतिजन A को बनाने या निर्धारित करने वाला जीन अल्फा A है। इसी प्रकार से प्रतिजन B के लिए अल्फा B है और O के लिए अल्फा O है, जहाँ अल्फा A अल्फा B अल्फा O पर क्या है, प्रबल है। अब देखो इसकी वंशागति किस प्रकार से होती है, इसको भी एक सारणी से समझते हैं। माता पिता का रुधिर वर्ग, माता पिता का रुधिर वर्ग संतानों में संभावित, यानी जो संभावना व्यक्त की जा सकती है, संभावित ब्लड ग्रुप रुधिर वर्ग। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, पिता क्रॉस माता और इधर लिख देते हैं हम संतान। यू आर सपोज दैट, कल्पना कीजिए पिता का रुधिर वर्ग O है और माता का रुधिर वर्ग भी कैसा है, O। तो उसकी संतान का रुधिर वर्ग कैसा हो सकता है, तो उसकी संतान का रुधिर वर्ग कैसा हो जाएगा, O ही होगा। अब देखो पिता का रुधिर वर्ग O है और माता का रुधिर वर्ग क्या है, A है, तो उसकी संतान का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है, तो देखो OA हो सकता है। मैं आपको मेंडल के नियम के अनुसार इसको बताऊं तो देखो इसके लिए जीन होगा O, रुधिर वर्ग के लिए IO या अल्फा O अल्फा O, और रुधिर वर्ग A के लिए IO भी ले सकते हो। क्यों ले सकते हो, मैंने अभी भी बताया कि IO पर IA प्रभावी है तो इसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा। अब इसके देखो गैमेट बना लो IO IA और इसको ले लो तो चलेगा अपने पास में, ये हो जाएगा अपने पास में IO। देखो इसका क्रॉस इसके साथ और इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ। ध्यान से देखना IA IO
फिर अंत में चले जाओ आई ओ, फिर इधर से ले लो आई ओ, और ये भी हो गया 50-50। तो देखो यहाँ पर ए है, इसका मतलब ये प्रबल है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रुधिर वर्ग ए को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों ही ओ है, इसका मतलब है किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओ को करेगा। तो इस प्रकार से आप चेकर बोर्ड बना करके बेटसन व पुनेट के चेकर बोर्ड से इसकी व्याख्या कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि संतति में संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। फिर आगे देखो हम बात करते हैं, यदि पिता ओ है माता बी है तो रुधिर वर्ग ओ और क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर और आगे बढ़ो, यदि पिता ओ है और माता का रुधिर वर्ग ए बी है, माता का रुधिर वर्ग क्या है? ए बी है, तो संतानें कैसी हो सकती हैं? तो वो जो संतानें होंगी उनका रुधिर वर्ग हो जाएगा ए व बी। जी कैसे हो जाएगा? देखो समझो बेटा, इसके लिए हम बात करेंगे किसके लिए? ओ के लिए। तो इसके गेमेट आई ओ के रूप में है, और ए बी के लिए एक कैपिटल लेटर में ए होगा और एक क्या होगा? बी होगा। गेमेट बनाए तो आई ओ आई ए आई बी, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ और इसका क्रॉस इसके साथ। ध्यान से देखना बेटा, आई ओ आई ए, फिर इसके बाद में आई ओ आई बी, आई ओ आई ए, आई ओ आई बी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए है तो प्रभावी इसका मतलब रुधिर वर्ग ए होगा, यहाँ बी प्रभावी है रुधिर वर्ग बी होगा, यहाँ पर ए प्रभावी है रुधिर वर्ग ए होगा, बी प्रभावी है बी होगा। तो किसको इंडिकेट कर रहा है? ये ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है, दर्शा रहा है। तो रुधिर वर्ग कैसा हो जाएगा? संतान में संभावित रुधिर वर्ग ए व बी हो जाएगा। अब देखो मैं बात करूँ दोनों का ही रुधिर वर्ग कैसा हो? ए हो। अब आप दिमाग लगाओ, यदि दोनों जनक हैं यानी माता और पिता दोनों का रुधिर वर्ग ए है तो उसकी संतान का क्या हो सकता है? ए ओ हो सकता है। यदि देखो क्या बात हो जाए, पिता ए है और माता कैसी है? बी है, तो संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए है तो ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। फिर यदि बात करें यानी बी हो सकता है और कैसा हो सकता है? ए भी हो सकता है। यदि पिता ए है माता बी है, माता ए है पिता बी है, दोनों ऐसे क्रॉस हो सकते हैं, तो उसकी संततियों का रुधिर वर्ग ओ ए बी चारों संभावित हो सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यदि पिता ए है और माता ए बी है तो उस संतति का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो देखो ढंग से, अब ए है तो इसके अंदर बात की जाए तो उसकी संतति का ए बी और कैसा हो सकता है? ए बी हो सकता है। इसी प्रकार से हम बात कर लें बी गुणा बी, तो बी और क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। फिर हम बात करें बी गुणा ए बी, तो वही ऊपर वाला ए बी और कैसा हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। यदि दोनों ही ए बी रुधिर वर्ग वाली जनक हैं तो संतति में ए बी और ए बी रुधिर वर्ग वाली संततियाँ पैदा होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार के क्रॉस हम करवा सकते हैं और संततियों में संभावित रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा? इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो मैंने किसके नियम के अनुसार? बर्न स्टर्न के नियम के अनुसार मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि यदि जनक का रुधिर वर्ग ऐसा हो तो संतति का रुधिर वर्ग कैसा होगा। आप इस चेकर बोर्ड बना करके आप इस सारणी से इसको सीख सकते हैं। अब देखो हम बात करते हैं दूसरे रुधिर वर्ग की या दूसरे तंत्र की, एंटीजन का जो दूसरा तंत्र है उसकी बात करते हैं। देखो 2 नंबर पर है अपना आरएच सिस्टम, आरएच तंत्र। रीसस मंकी में, ध्यान से देखना, रीसस बंदर में खोज के कारण इसे आरएच कहा गया। तो इसकी खोज किस में हुई थी? रीसस बंदर में हुई थी। रीसस नामक बंदर था, उसमें इसकी खोज हुई, अतः इसे आरएच कहा गया। देखो वैज्ञानिक था कार्ल लैंडस्टीनर, कन्फ्यूज मत हो जाना, रुधिर वर्ग में भी कार्ल लैंडस्टीनर है, लेकिन इसके साथ में एक वैज्ञानिक और आता है वीनर। दोनों ने मिलकर के सन 1940 में, कब की बात है? सन 1940 में रीसस बंदर में आरएच कारक की खोज की थी। इसे आरएच फैक्टर भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? आरएच फैक्टर भी कहा जाता है। देखो आरबीसी में मैंने आपको 2 एंटीजन बताए, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो ध्यान से देखेंगे आरबीसी में एंटीजन ए और एंटीजन बी के अलावा एक और एंटीजन पाया जाता है जिसे हम आरएच एंटीजन कहते हैं।
प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से देखना, RH एंटीजन कहते हैं। RH एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर देखो इसे RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दो भागों में डिवाइड किया गया। यानी RBC पर एंटीजन A, एंटीजन B के अलावा एक और एंटीजन पाया जाता है जिसे RH एंटीजन कहते हैं। इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर RH पॉजिटिव RH नेगेटिव में बांटा गया। ये थी कहानी। भारत में 93% लोग RH पॉजिटिव पाए जाते हैं, मात्र 7% लोग RH नेगेटिव पाए जाते हैं। अब देखो मैंने बताया था कि RBC पर एंटीजन A और एंटीजन B की बात की थी, तो मैंने ये भी बताया था कि प्लाज्मा में उसके विपरीत एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B पाई जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि इसके विपरीत, किसके विपरीत, RH एंटीजन के विपरीत कोई प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। एंटीबॉडी अब्सेंट होती है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। लेकिन क्या है, तो देखो यदि उसे बार बार RH फैक्टर, RH कारक दिया जाता है तो उसके शरीर में RH एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है। देखो यानी नेचुरल रूप से तो उसके प्लाज्मा में किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, लेकिन उसे बार बार RH कारक दिया जाएगा तो उसमें RH एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। इसको हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो इस उदाहरण पर सभी बच्चे अपना ध्यान करेंगे, फोकस देंगे। देखो मैंने बताया कि RH पॉजिटिव पुरुष, ये उदाहरण आपको समझाएगा। RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह है RH नेगेटिव महिला के साथ होता है। किसका विवाह किसके साथ? RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह है RH नेगेटिव महिला के साथ होता है। तो देखो इन दोनों की जो प्रथम गर्भस्थ संतान होगी, प्रथम गर्भस्थ संतान RH पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? RH पॉजिटिव होगी, या हम कह सकते हैं सामान्य होगी। सामान्य का मतलब ये है कि इसमें किसी प्रकार का डिसऑर्डर नहीं होगा, किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। अब देखो क्या होगा कि जब इस गर्भस्थ शिशु का जन्म होता है, यानी क्या कह सकते हैं, प्रसव के समय ये RH एंटीजन, ध्यान से देखना, ये RH एंटीजन माता के शरीर में प्रवेश कर जाता है, माता के शरीर में इंटर हो जाता है और इंटर होकर के RH एंटीबॉडी बना लेता है। प्यारे बच्चों क्या बना लेता है? RH एंटीबॉडी बना लेता है। अब भविष्य में ये महिला यदि गर्भ धारण करती है तो क्या होता है? तो देखो दूसरी संतान के समय क्या होगा, जैसे ही गर्भ धारण करेगी तो ये जो RH एंटीबॉडी जो माता के शरीर में बनी है, ये प्लेसेंटा, ध्यान से देखना, प्लेसेंटा को पार करती हुई या प्लेसेंटा के माध्यम से किस में प्रवेश कर जाती है? उस शिशु के शरीर में प्रवेश कर जाती है। किस में प्रवेश कर जाती है? एंटर हो जाती है। किस में? शिशु के भीतर, शिशु के शरीर में एंटर हो जाती है और RBC का क्लोट कर देती है, यानी RBC का गुच्छा बना देती है। RBC का क्या बना देती है? गुच्छा बना देती है, या हम कह सकते हैं RBC का लयन कर देती है। RBC का लयन कर देती है। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आइसो इम्यूनाइजेशन, आइसो इम्यूनाइजेशन यानी सम प्रतिरक्षीकरण कहा जाता है। और उस बच्चे की गर्भ में ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, या जन्म के बाद में उस बच्चे की मृत्यु क्या मानी जाती है? निश्चित मानी जाती है। तो मैंने आपको RH पॉजिटिव RH नेगेटिव के बारे में एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। और मैंने क्या बताया, जब RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला के साथ में होता है तो प्रथम गर्भस्थ संतान RH पॉजिटिव होगी, सामान्य होगी। लेकिन प्रसव के समय RH एंटीजन माता के शरीर में प्रवेश कर जाता है और RH एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अब देखो भविष्य में ये माता क्या करेगी? गर्भ धारण करेगी तो ये RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार करती हुई उस शिशु के शरीर में प्रवेश कर जाती है और RBC का क्या बना देती है? गुच्छा बना देती है। और ये प्रक्रिया आइसो इम्यूनाइजेशन कहलाती है, सम प्रतिरक्षण कहलाती है, और बच्चे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखो इस रोग को क्या कहते हैं? ये जो गुच्छा बन रहा है इसको क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस कहते हैं। इस रोग को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, जिसे हम गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। देखो गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ माता के गर्भ में
रक्ताणु आरबीसी कोरकता का लयन हो जाना, गुच्छा बन जाना, गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। और इस रोग से ग्रसित बच्चे को रीसस शिशु कहते हैं। क्या कहा जाता है? रीसस शिशु कहा जाता है जी। इसका कोई निदान है? तो देखो निदान पर थोड़ा ध्यान देना। कैसे कर सकते हैं निदान? तो इस रोग से ग्रसित इस बच्चे के रक्त को सामान्य रक्त से बदल सकते हैं। सामान्य रक्त से बदल करके इसको बचाया जा सकता है, या फिर प्रसव के पहले 72 घंटे के भीतर उस माता को एंटी-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन देकर, एंटी-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन देकर के शिशु को बचाया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा कौन सा तंत्र था? अपना आरएस तंत्र। तो इस क्लास में हमने देखो किस किस के बारे में बातें कर ली। ब्लड ग्रुप के बारे में, जिसके 2 तंत्र बताए, एबीओ तंत्र और आरएस तंत्र। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं, रुधिर का थक्का बनना। रुधिर का थक्का बनना। ब्लड क्लोटिंग क्या चीज़ है? एग्लूटिशन क्या चीज़ है? रुधिर का थक्का बनना। देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे रक्त में विभिन्न प्रकार के कारक पाए जाते हैं जो रक्त में निष्क्रिय रूप से घुले रहते हैं या मिले रहते हैं और रक्त के साथ में दौड़ते रहते हैं, बंद वाहिकाओं में वो चक्कर लगाते रहते हैं। देखो ये कारक 2 प्रकार के होते हैं। वे कारक जो रुधिर का थक्का बनाते हैं स्कंदक कारक कहलाते हैं। ध्यान से समझना टॉपिक को। वे कारक जो रुधिर का थक्का बनाते हैं स्कंदक कारक कहलाते हैं, और वे कारक जो रुधिर का थक्का घोलने का काम करते हैं वो प्रतिस्कंदक कारक कहलाते हैं। ये लगभग 13 प्रकार के कारक हमारे रुधिर में पाए जाते हैं। अब थक्का कैसे बनता है? देखो कोई भी शरीर का अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, क्षतिग्रस्त ऊतक, क्षतिग्रस्त ऊतक, तो फिर देखो क्या होता है, वाहिका से रुधिर बाहर आएगा और बाहर आते ही एक जेल समान संरचना में बदल जाता है। देखना, रुधिर वाहिकाओं से रुधिर बाहर आते ही एक जेल समान संरचना में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? थक्का कहते हैं। और थक्का बनने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्कंदन। स्कंदन के लिए कई प्रकार के कारक उत्तरदायी होते हैं जिन्हें स्कंदक कारक और प्रतिस्कंदक कारक कहा जाता है, जो रुधिर में लगभग 13 प्रकार के पाए जाते हैं। रुधिर के थक्के बनने की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। ध्यान से देखना बेटा, कितने चरणों में संपन्न होती है? 3 चरणों में। पहले चरण की बात करते हैं। कोई भी क्षतिग्रस्त ऊतक है तो रुधिर क्या करेगा? बाहर आएगा। वायु के संपर्क में आते ही एक महत्वपूर्ण रक्त कणिका पड़ी थी, प्लेटलेट। तो देखो जैसे ही वायु के संपर्क में रुधिर आएगा प्लेटलेट टूट जाती है, और प्लेटलेट के टूटने से क्षतिग्रस्त ऊतक से थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट होता है। क्या स्रावित होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम करता है? स्कंदक कारक 7 और स्कंदक कारक 10 को एक्टिव कर देता है, और ये कारक कैल्शियम के साथ में जुड़ करके प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण कर लेते हैं। तो पहला चरण अपना हुआ प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का बनना या निर्मित होना। कैसे? क्षतिग्रस्त ऊतक से रुधिर बाहर आते ही वायु के द्वारा अपघटित होकर के वो प्लेटलेट उसकी जो होती है वो टूट जाती है, जिससे थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रीशन होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन स्कंदक कारक 7, स्कंदक कारक 10 को एक्टिव कर देता है, और ये कारक कैल्शियम के साथ में जुड़ करके प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण कर देता है। अब ध्यान से देखना, नंबर 2 चरण, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है। रुधिर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन इनएक्टिव स्टेज में होती है, निष्क्रिय प्रावस्था में पाई जाती है। इस प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक जो है कैल्शियम की उपस्थिति में, देखो कैल्शियम यहाँ भी कनेक्ट हो रहा है, यहाँ भी कनेक्ट हो रहा है। प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक क्या काम करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो निष्क्रिय है उसको कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन प्रोटीन में बदल देता है। किस में बदल देता है? थ्रोम्बिन में। और ये कैसी प्रोटीन है? एक एक्टिव प्रोटीन है। तो दूसरा चरण क्या हुआ? ये अपना दूसरा चरण है, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन प्रोटीन में बदलना। किसकी उपस्थिति में? प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में। अब देखो हम आगे बात करते हैं। हमारे रुधिर में एक और प्रोटीन पाई जाती है जिसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजन प्रोटीन।
बेटा ध्यान से देखना, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन एक घुलनशील प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? घुलनशील प्रोटीन। इस घुलनशील प्रोटीन को ये थ्रोम्बिन एक्टिव एक अघुलनशील थ्रोम्बिन प्रोटीन, देखो क्या फाइब्रिन में बदल देगा। किस में बदल देगा? फाइब्रिन में। ध्यान देखना। और ये कैसी प्रोटीन है? एक अघुलनशील प्रोटीन है। तो थ्रोम्बिन क्या काम कर रहा है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन को, जो कैसी प्रोटीन है घुलनशील, उसको अघुलनशील फाइब्रिन में बदल देता है। और ये फाइब्रिन जो है वो क्या चीज़ है? ये तंतुमय संरचना का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तंतुमय संरचना का निर्माण करता है। और इसमें आकर के रक्त कणिकाएँ यानी ब्लड सेल्स आकर के फंस जाती है, कैल्शियम आयन आकर के इसमें जुड़ जाते हैं और एक जटिलतम संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम क्लोट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोट कहते हैं। और रुधिर का क्या बन जाता? थक्का। और ये थक्का क्या काम करेगा? बहते रक्त को बहने से रोकने का काम करता है। और इस प्रक्रिया में 6 से 10 मिनट का समय लगता है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सामान्य अवस्था में यदि व्यक्ति को किसी प्रकार का डिसऑर्डर रोग नहीं है तो रुधिर के थक्के बनने की प्रक्रिया में कितना समय लगता है? तो ध्यान रहे 6 से 10 मिनट का समय लगता है। तो आज हमने रुधिर के थक्के बनने की प्रक्रिया को पढ़ा, जो कितने चरणों में संपन्न होती है? 3 चरणों में। देखो, क्षतिग्रस्त ऊतक है, प्लेटलेट वायु के संपर्क में आके टूटेगी, अतः ऊतक से थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट होगा। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन स्कंदक कारक 7 और स्कंदक कारक 10 को एक्टिव कर देता है, जिससे ये कारक कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बनना प्रथम चरण है। इसके बाद में रुधिर में उपस्थित निष्क्रिय प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन होती है, जिसे प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक कैल्शियम की उपस्थिति में एक्टिव प्रोटीन थ्रोम्बिन में बदल देता है। और ये कैसा चरण हो गया? दूसरा चरण हो गया। फिर ये थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या काम करती है? रुधिर में उपस्थित अन्य घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन को किस में बदल देता है? अघुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन में बदल देता है। और ये कौन सा चरण हो गया अपना? तीसरा चरण। या थक्का बनने तक जाएगा। ये फाइब्रिन क्या है? फाइब्रिन एक तंतुमय संरचना का निर्माण करता है, कि जाल बनाता है, जिसमें रुधिर कोशिकाएं कैल्शियम आयन अन्य यौगिक फंस जाते हैं, जिसे क्लोट कहते हैं, जिसे थक्का कहते हैं। और थक्का बनने की प्रक्रिया में 6 से 10 मिनट का समय लगता है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने ब्लड ग्रुप और रुधिर का थक्का बनना पड़ा। कल हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की संरचना। धन्यवाद।